नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे आईआरएफसी की। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको 4% बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ कमा कर दे रहा हूं और आपके पास जो डाउन साइड रिस्क है वो बहुत कम है और आपके पास पोटेंशियल ये है कि आप एक ग्रोथ भी पा सकते हो स्टॉक में, तो आप ऐसे स्टॉक को चूज़ करोगे या नहीं? बिल्कुल आप चूज़ करोगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आईआरएफसी की। रिजल्ट आया इनका, बोर्ड ने डिविडेंड अप्रूव किया है ₹1.05 का, जो कि 4% के आसपास बैठ रहा है। बहुत बेहतरीन है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो या कुछ एफडी आप करा लेते हो 3 से 6 महीने की, तो वहाँ पर आपको 4% की बैंक ब्याज देगा जब आप बैंक के साथ 3 महीने 6 महीने पैसा रखोगे। आपके पैसे को आपको कितने दिन रखना है? सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन, और आपको मिल जाएगा 4% के आसपास का डिविडेंड। आप ये स्टॉक खरीदोगे या नहीं, आप बताइएगा। हम पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे रिजल्ट की। तो अंतरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश हम आपको सबको मिलेगा जो भी इनका शेयर होल्ड कर रहे हैं। आईआरएफसी को अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको मिलेगा अंतरिम लाभांश। अंतरिम लाभांश पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आईआरएफसी का शेयर अपने पोर्टफोलियो में डालकर रखना होगा। क्या है रिकॉर्ड डेट? द 20 फरवरी 2021 इज द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ द सेड अंतरिम लाभांश एज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। याद रखिएगा, 20 फरवरी को आपको डीमैट में स्टॉक होना चाहिए। यानी कि आपको खरीदना कब है? इससे 2 दिन पहले, क्योंकि T+2 दिन का सेटलमेंट होता है, याद रखिएगा। तो ₹1.05 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। ये हो गई डिविडेंड की बात। अभी ये ₹1.05 की वैल्यू कितनी है उसको आप इस ₹25 के स्टॉक से समझ सकते हो। अगर आप ₹25 का 4% कैलकुलेट करोगे तो वो आता है ₹1। ठीक है, ₹1 आता है और 4% हमको मिल जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिन स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने पर। सोच लीजिए, ऐसी सुविधा और किसी इंस्ट्रूमेंट में मिलती है आपको? आप ढूंढ लीजिए, पूरे भारत में नहीं मिलती है। आईआरएफसी, डाउन साइड रिस्क कितना कम है वो आप सब जानते हो। बुक वैल्यू के पास स्टॉक है, सब कुछ। तो सरकार हमारी बड़ी अच्छी है, बस हम सब उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हम सबको करोड़पति बनना होता है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाजार में, लेकिन वहाँ पर रिस्क बहुत होता है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, रिस्क जितना कम हो और वहाँ पर रिटर्न भले हमको कम मिले, लेकिन सिक्योरिटी के साथ मिले, इसी चीज़ की बाजार में बहुत बड़ी पूजा होती है। और लॉन्ग टर्म में हर कोई बड़ा इन्वेस्टर आपको यही करने की मतलब बात बताता है कि आप इस पे फोकस कीजिए। खैर, रिजल्ट पे आते हैं। मैंने आपको बता दिया, 4% अगर आपको कमाना हो तो आप स्टॉक खरीद लीजिएगा। डिमांड आएगी स्टॉक में, वो हमको पता चलेगा रिजल्ट से। रिजल्ट हम देख रहे हैं। अगर आप जनरल सेंस में देखोगे रिजल्ट की परफॉर्मेंस, ध्यान दीजिएगा, मैं इस डेटा को करोड़ में कन्वर्ट करूंगा। 847 करोड़ इनकी इंटरेस्ट इनकम आई थी, जो कि कम हो गई थी जस्ट पिछले क्वार्टर में 844 करोड़, और फिर बहुत बढ़कर 1050 करोड़ की इनकम आई है इंटरेस्ट से। डिविडेंड इनकम इस बार बिल्कुल नहीं आ पाई, जो कि पहले आ रही थी लगभग 23 लाख 26 लाख के आसपास। तो इस बार इन्होंने डिविडेंड नहीं कमाया, इस बार डिविडेंड दे रहे हैं। खैर, अगर ओवरऑल इनकम की हम बात करें, जैसे कि लीज इनकम जो इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, तो 2818 करोड़, ठीक है, 2881 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2869 करोड़, जो कि पिछले साल के इस क्वार्टर में था 2793 करोड़। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर आपको बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। याद रखिएगा लीज इनकम पे, तो यहाँ पर जो भी छोटी सी ही ग्रोथ है, लेकिन है, तो इस चीज़ को प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ। इंटरेस्ट इनकम में भी प्लस पॉइंट ही हमको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जंप दिखा है, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, चाहे पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करो। अब आते हैं हम खर्चों पे, और खर्चों पे आपको 2 चीज़ें देखनी होती हैं ध्यान से, कि कंपनी का एग्जैक्टली खर्चा ओवरऑल सिनारियो में कितना आ रहा है। जो कि फाइनेंस कॉस्ट, आपको पता है कि जो इनको ब्याज देनी पड़ती है, या जो ओवरऑल मतलब इनके पास जो मतलब होते हैं ना, कि सर्विसेज जब आप देते हो तो ढेर सारे आपके ऊपर खर्चे बैठ जाते हैं। वही खर्चे अगर आप देखोगे 2878 करोड़ के हैं इनके पास, जो कि पिछले क्वार्टर में कम थे 2700 करोड़, और उसके पहले वाले क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा थे, यानी कि यहाँ पर कंट्रोल हुए, यहाँ पर बढ़ गए। लेकिन क्या ये जो खर्चा यहाँ पर बढ़ा, ये जस्टिफाइड है? जी हाँ, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इनकी इनकम भी बढ़ी हुई है। अब हम आते हैं टोटल एक्सपेंसेस पे। उससे पहले एक चीज़ बता दें, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम जो किसी भी कंपनी के लिए बेस्ट चीज़ मानी जाती है, आप ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डील कर रहे हो, वहाँ पर इन्होंने दबा कर पैसा खर्च किया है। इस चीज़ को मैं थम्स अप देता हूँ। कोई भी कंपनी अगर ऐसा करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखती है, वो उसके लिए बेस्ट केस सिनारियो होता है। क्लोज टू 2.6 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च किया, जो कि 1.5 करोड़ भी नहीं खर्च करती थी पिछले साल के इस क्वार्टर में, और जस्ट पिछले क्वार्टर में भी। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन यहाँ पर कंपनी ने जंप दिया है, दिल खोल दिया है। यानी कि आप भाई साहब पैसे उठाओ, काम करो बस हमारा। तो ओवरऑल खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो 2885 करोड़ रुपए का खर्चा आया,
जो कि नो डाउट पिछले साल के इस क्वार्टर से और जस्ट पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट्स की, और टोटल प्रॉफिट यहीं से आएगा, इतना माइनस इतना, मतलब कमाई माइनस खर्चा इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अब आ गया हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। उसको हम जरा सा आपको नीचे करके आपको दिखाएंगे। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट हम मार्कर ले लेते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं। जी हाँ, अब मार्कर लेते हैं। जी हाँ, मार्कर आ गया। आप यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख पा रहे हो 1047 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़िया है, पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत बढ़िया है। तो जंप देखने को मिला, पॉजिटिव साइड। रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, बढ़िया कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है। 26 रुपये का IPO आया था, FPO नहीं, सरकारी कंपनियों से FPO जुड़ गया है। IPO आया था 26 रुपये पर, और हम सबको एक डिस्काउंट पे लिस्टिंग मिली थी। स्टॉक अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है। क्या यहाँ से डिमांड आ जाएगी? बिल्कुल आनी चाहिए। 4% का डिविडेंड इन्होंने दिया है, और क्या लोगे भाई? और नहीं भी आती है तब तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। अगर जिसको सेफ रिटर्न कमाना है तो यहाँ पर आपको होना ही चाहिए। याद रखिएगा, इससे बेटर अभी स्टॉक नहीं अवेलेबल है जो आपको इतना बेहतरीन डिविडेंड भी दे रहा हो और अवेलेबल भी हो बाइंग प्राइस के आसपास, जहाँ पर वो महंगा नहीं है। ठीक, अब एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और इस पे मतलब आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा। याद रखिएगा कि पिछले साल के इस क्वार्टर में जब इन्होंने सिर्फ 907 करोड़ का प्रॉफिट दिया, तो इनका अर्निंग पर शेयर 1 रुपये का था, 97 पैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और जस्ट पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे, जस्ट पिछले क्वार्टर में, तो ये 84 पैसे हो गया, और यहाँ से यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली 88 पैसे की। याद आपको ये बात रखनी है कि यहाँ पर जो 97 पैसे का अर्निंग पर शेयर आया, तो कमाई सबसे कम थी और EPS सबसे ज़्यादा था। ये कैसे हुआ? ये था पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से, कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके कितने हैं बाजार में। उस वक्त 93,804 थे, इस वक्त 1,18,08,004 शेयर्स हैं। तो शेयर्स की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। याद रखिएगा, वही चीज़ हुआ है, यहाँ पर कम हुआ है। तो उसी रेशियो में अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर हमको बहुत बेहतरीन जंप देखने को मिला है। यहाँ से भी एक जंप दिखाई देगा आपको, यहाँ से भी एक जंप दिखाई देगा। यानी कि कंपनी ने जो हमारे सामने रिजल्ट पेश किया है, हर मामले में वेल एंड गुड है। हर जगह मैं इनको एक थम्स अप देना चाहता हूं। तो याद रखिएगा, अभी इस बेस पे अगर हम इस कंपनी का क्या कैलकुलेट करना चाहें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि कितनी सस्ती कंपनी आपको मिल रही है, और 4% का डिविडेंड अलग से दे रही है। और क्या लोगे भाई? जान लोगे क्या बच्चों की? तो 88 पैसे इंटू 4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 3 रुपये 52 पैसे का साल भर का इनका EPS हो गया। हाँ ठीक है, साल भर का EPS एनुअलाइज हमने कर लिया, क्योंकि कंपनी कह रही है हमने एनुअलाइज नहीं किया है। तो 3 रुपये 52 पैसे, अभी स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है? 25 रुपये 40 पैसे। अपॉन करेंगे 3 रुपये 52 पैसे, देख रहे हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7 रुपये की PE है इस स्टॉक की, 7 रुपये की। अगर आप सेक्टर देखोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर भले मैं एक बार के लिए कह दूं कि एक ही जगह से इनका पैसा आ जाता है, लेकिन आप सोचिए सेक्टर फाइनेंस का है, जहाँ पर मतलब हर देश ये चाहता है, हर बिजनेस, मतलब इंडिया में अगर आप बैंक खोल लो तो उससे प्रॉफिटेबल बिजनेस कुछ हो नहीं सकता अगर आप ढंग से चला ले जाओ। उसी सेगमेंट में डीलिंग करते हैं, उधार बांटो, इससे आसान काम कुछ हो नहीं सकता। पैसा लो, पैसा दो, प्यार लो, और आपको मिलेगा क्या? आराम से बीच का कमीशन, और कमीशन वाले बिजनेसेस हमेशा अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। तो हमने देखा रिजल्ट हर मामले में तंदुरुस्त है। जी हाँ, तंदुरुस्त है। डिविडेंड अलग से मिल रहा है 1 रुपये 5 पैसे का। तो भाई साहब जान लगा दो स्टॉक खरीदने में। भाग जाता है तो नमक खरीदना, अगर नीचे गिरता है तो परसेंटेज टर्म्स में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ा देगा ये स्टॉक। और 20 तारीख को डिविडेंड अनाउंस होना है, उससे 2 दिन पहले आपके पोर्टफोलियो में खरीद लेना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में 2 दिन पहले आप ट्रांजैक्शन कर लेना, जिससे कि आपको 20 तारीख के दिन आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक T1 होल्डिंग में नहीं, एग्जैक्ट होल्डिंग्स में होना चाहिए। और जिनके पास IPO का स्टॉक है उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे जाता है ऐड कीजिएगा, अगर ऊपर जाता है तो सुकून से बैठे रहिएगा। अगर 4% इन्होंने डिविडेंड देने का वादा किया है और कंपनी का प्राइस यहाँ से 6% के आसपास, 8% के आसपास ऊपर चला जाता है, तब तो हमारे लिए कुछ कहने ही नहीं है, मतलब हम तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये हो गया ना। हर तरफ से कंपनी ने हमको एक तोहफा दिया है, उस तोहफे का उपयोग आपको किस तरीके से करना है वो खुद आपको समझना होगा। 25 रुपये 40 पैसे पर कंपनी इतनी सस्ती है कि आप एक बार के लिए शायद यकीन ना कर पाओ। ग्रोथ यहाँ पर उस तरीके की नहीं है, इसीलिए कंपनी सस्ती मिल रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, याद रखिएगा। मतलब स्टॉक प्राइस में आप उतना भयंकर जंप नहीं देख पाओगे जितना हम सब सोच रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल कंपनी को देखकर जब हम सोचते हैं। एक और चीज़, डेट का जो इन्होंने डेट की जो लिस्टिंग की है
ठीक है। उस पे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा था, तो उसको आप एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, नॉर्मल बिजनेस प्रोसीजर है। अगर आप लोग कहोगे तो उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको इनका रिजल्ट कैसा लगा ज़रा बताइएगा, और डिविडेंड लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। बाय बाय।